डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये डिफरेंस रखती है, समझने के लिए वीडियो के एंड तक और नेक्स्ट पार्ट में लगातार जुड़े रहिए। MLSU मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय यूनिट 4 के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। प्लेलिस्ट में स्क्रीन पर दिख रहे सब्जेक्ट्स की लिस्ट अवेलेबल है। किसी भी वीडियो के लिए आप लोग वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं कंटेंट पर। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग की, गैर समाकलित लेखे। इसका अर्थ ये है कि जब कोई संस्था अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है, वित्तीय लेखांकन करती है, जो आप लोगों ने 11th, 12th और फर्स्ट ईयर में सीखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने पूरी सीख रखी है और उस अकाउंटिंग के तहत आप अपनी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट साथ में आप तैयार करते हैं। यदि एक संस्था द्वारा, एक निर्माता द्वारा अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग की किताबें रखी जाएं, तो इसे नॉन इंटीग्रेटेड कहा जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स अलग से रख दी गई हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स अलग से बना दी गई हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम लोग जर्नल, लेजर और अकाउंट्स बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तैयार हो सकता है। तो यदि दोनों सेपरेट बनाई गई हैं तो इस स्थिति को हम लोग नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स के नाम से जानेंगे। यदि सेपरेट बनाने की जगह दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, मीन्स अलग अलग बुक्स मेंटेन नहीं कर कर एंट्रीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इस दशा को हम लोग इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, वो नॉन इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स अलग अलग रखी जाएंगी, और जब अलग अलग रखी जाएगी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स के बारे में मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जिस प्रक्रिया से आप लोग समझ के आए हैं वही मायने रखेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स जरूर आपको समझनी होगी। तो चलिए चलते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स कैसे रखी जाती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहला है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो खाते खुलते हैं, देखिए अपन उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, या हम ये कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड ज़्यादा है। दूसरा जो हमें बनाना होता है वो है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
overhead control account, selling and distribution overhead control account, abnormal loss account, costing P&L account, profit and loss account, ये कुछ खाते हैं जो जिनकी मदद से आप लोगों को नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट समझना चाहिए। अब इनको समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग इन 3 खातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तो वो स्टोर रूम में रखा जाएगा। स्टोर रूम से ये प्रोडक्ट बनता है, बनने जाता है वर्क इन प्रोग्रेस डिपार्टमेंट में, और देन जब तैयार हो जाता है तो वो फिनिश गुड्स में रह जाता है। इसके बाद वेजेस से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी हम वेजेस कंट्रोल में डालेंगे। एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो एलोकेट किए जाएंगे फैक्ट्री, ऑफिस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड इनमें एलोकेट किया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो वर्क इन प्रोग्रेस में एलोकेट किए जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो इन तीनों में एलोकेट किए जाएंगे। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट की जरूरत हमें पड़ सकती है, क्योंकि फिनिश गुड्स के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है, और देन एबनॉर्मल लॉस अगर प्रश्न में है तो वो हमें खोलना होगा और कॉस्टिंग P&L खोलना होगा। तो इन खातों को कैसे ओपन किया जाएगा, कैसे इनकी मदद से जर्नल एंट्रीज बनेगी, चलिए शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज की। फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कैश और क्रेडिट। जब कोई मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदेगा, चाहे वो कैश पे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, अगर फिनेंशियल अकाउंटिंग की आप बात करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्रेडिटर आप एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे परचेज हम नहीं लिख सकते, माल रॉ मटेरियल खरीदा गया है तो आप लोग स्टोर शब्द इस्तेमाल करेंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट आपको एंट्री बनानी होगी। रॉ मटेरियल आ रहा है, स्टोर को आप डेबिट कर देंगे, और कैश, क्रेडिटर या डेटर जहां आउटसाइडर का नाम आ रहा होगा वहां आप लोगों को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इस्तेमाल कर लेना है। तो माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, आपने एंट्री बना दी स्टोर अकाउंट डेबिट टू, और नेक्स्ट एंट्री बन गई जनरल टू हो गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री की अगर हम बात करें तो वो हमारी परचेज रिटर्न की है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। फॉर परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, तो जब परचेज रिटर्न आप करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो एंट्री आपको याद करनी है, ऊपर जो परचेज रिटर्न की एंट्री थी वो रिवर्स एंट्री थी फर्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री रॉ मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन। स्टोर रूम से माल निकलकर प्रोडक्शन यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है, तो पाने वाला डिपार्टमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। रॉ मटेरियल
returned from production to store। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर एंट्री हमने बनाई है उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। आप एंट्री पास कर देंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हमने मेटेरियल खरीद लिया, रिटर्न कर दिया, मेटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इश्यू कर दिया और वहां से रिटर्न भी कर लिया। मटेरियल purchased for material issued, just a minute, material purchase for special jobs मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो मटेरियल खरीदा गया वो सीधे बनने चला जाता है, स्टोर रूम में नहीं जाता। तो इस दशा में आप सीधे लिख देंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मटेरियल प्रोड्यूस्ड की क्या एंट्री बनाएंगे? माल तैयार हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस में गया था तो हमने एंट्री बनाई थी WIP टू स्टोर, स्टोर से माल WIP में गया। अब WIP से माल फिनिश गुड्स में जा रहा है तो आप एंट्री बना देंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट, इसकी आप क्या एंट्री बनाएंगे? तो समझिए आपको एंट्री लिखनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए एंट्री बनानी है, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट या सेल्स एट कॉस्ट, और सेल्स एट सेलिंग प्राइस के लिए आप एंट्री बनाएंगे। हमारी नॉर्मल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां आप एंट्री बनाएंगे कैश और डेटर की जगह लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखना है, सेल्स की जगह आप लिख देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये एंट्री आप लोगों की पास हो जाएगी। तो मटेरियल से रिलेटेड ये एंट्रीज हो गई। अब हम लोग वेजेस से रिलेटेड एंट्रीज पर चलते हैं। पहले बनाते हैं वेजेस पेड की एंट्री। सिंपल एंट्री वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। आप लिखते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की जगह आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट ले लेना है, तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब एलोकेशन ऑफ वेजेस, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका सीधा रहेगा, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप लिखिए WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट जो होगा, चलिए इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले सारे नोटेट कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल और
देखिए एंट्री हो जाएगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये का वेजेस पेमेंट हुआ और 50,000 के वेजेस पेमेंट में से 15 या 25,000 रुपये का डायरेक्ट एलोकेशन है, डायरेक्ट शब्द लिखा जाएगा आपको, तो उसको आप WIP में शिफ्ट कर देंगे और जो बैलेंस 25,000 बचे उसका एलोकेशन आपको दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल 15,000, 5,000 और 5,000, टोटल वेजेस कंट्रोल में 50,000 रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार से हमें वेजेस का एलोकेशन करना होगा। वेजेस पेमेंट की एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की जगह हम लें जनरल लेजर एडजस्टमेंट ले लेना है। फिर वेजेस कंट्रोल को टोटल अमाउंट से क्रेडिट करते हुए डेबिट हम करेंगे डायरेक्ट, जहां जहां दे रखा है जितना दिया है वो आप WIP में लेके चले जाएंगे। फिर इनडायरेक्ट में आपको एलोकेशन दे रखा होगा, फैक्ट्री का इतना है, ऑफिस का इतना है, सेलिंग का इतना है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन केस अगर आपको इनडायरेक्ट के लिख के और ये नहीं बताया जाता कि कौन सा ओवरहेड है, फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, सेलिंग का है, तो आप उसको फैक्ट्री में डाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको बैलेंस एंट्रीज जो इससे रिगार्डिंग है वो करके हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तब तक वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।